बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, सी एस 101 का आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 12 जो मॉड्यूल नंबर 12 है आपके हैंडआउट्स का। सबसे पहले बूलियन ऑपरेशंस हैं। मैं थोड़ा सा आज मोड को फास्ट करूंगा क्योंकि कुछ चीज़ें इसके अंदर सिर्फ पढ़ने वाली हैं और कुछ समझने वाली हैं। बूलियन ऑपरेशंस जो हैं ये जॉर्ज बूल नाम का एक मैथमेटिशियन था जिसने बूलियन अलजेब्रा जो है वो ईजाद किया था। और बूलियन अलजेब्रा और बूलियन ऑपरेशंस जो हैं ये बाइनरी डिजिट यानी ज़ीरो और वन के ऊपर ये बेस करते हैं। इसके अंदर दो ही जो है ना वो वैल्यूज़ होती हैं, बिट ज़ीरो जिसे फॉल्स कहा जाता है और बिट वन जो है इसे हम ट्रू कहते हैं। इन ट्रू फॉल्स की बुनियाद के ऊपर ही बूलियन ने कुछ ऑपरेशंस जो हैं उनको एनलिस्ट किया है, जिसमें से जो हमारे कोर्स में है उसमें एंड है, और है, एग्स और है, और हमारे पास नॉट ऑपरेशन है। आपने जो चीज़ इसमें से या जो चीज़ आपने इसमें से देखनी है वो आपके ज़ुम्मे क्या है। आपने सिंपल इसमें जो ऑपरेशन होगा उसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है और उसका ट्रुथ टेबल और उसकी ये जो अलामत है ये आपको याद होनी चाहिए। एंड ऑपरेशन जो है आप देख लें, ये इसकी अलामत है डी शेप की। और ट्रुथ टेबल इसका क्या है कि जब इसकी दोनों इनपुट्स वन होती हैं उस वक्त ये वन जवाब देता है, यानी व्हेन बोथ इनपुट्स विल बी ट्रू देन द आउटपुट ऑफ एंड ऑपरेशन विल बी ट्रू। अदरवाइज जितने भी केसेस होंगे उनके अंदर ये फॉल्स होगा। अगर आप इसको देखें ज़रा यहाँ पे तो ये एंड है, और इसके बिल्कुल उल्ट है कि ये उस वक्त जो है ना वो वन प्रोड्यूस करेगा। इसके उल्ट जितने भी हमारे पास हैं यानी ये उस वक्त ज़ीरो प्रोड्यूस करेगा जब दोनों वैल्यूज ज़ीरो होंगी, और इन आइदर केस जो है ये हमारे पास वन प्रोड्यूस करेगा। वेरी सिंपल है। दिस इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल और ये इसका सिंबल है। दो इनपुट हैं, एक आउटपुट है। इनपुट देख लें जी, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये हमारे पास चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। जब दो इनपुट होती हैं तो मैक्सिमम दो की कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये जो चार कॉम्बिनेशन आपके सामने बने, एंड में आप देखें कि सिर्फ वो कॉम्बिनेशन वन है जहां पर दोनों के अंदर वन है, और इसके उल्ट देखें आर में सिर्फ वो जीरो है आउटपुट जहां पर दोनों जीरो हैं, और बाकी तीनों केसेस के अंदर जो है वो और वन को पेश करता है या वन रिजल्ट या आउटपुट देता है। इसी तरह नेक्स्ट आपने देख लेने हैं। ये आप अपने फ्यूचर कोर्सेज के अंदर इनको तफसील से पढ़ोगे। जब आप फिज़िक्स का कोर्स पढ़ेंगे उस वक्त भी ये रिपीट होंगे, और जब डीएलडी का कोर्स पढ़ेंगे डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का उस वक्त भी ये ऑपरेशन आएंगे जी। उसके बाद दो जो नेक्स्ट ऑपरेशन है, एक एक्स और का ऑपरेशन है और एक नॉट का ऑपरेशन है। एक्स और को हम पढ़ते हैं जी एक्सक्लूसिव और बहुत ही सिंपल सा इसका जो याद है कि ये इट प्रोड्यूस जीरो व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम। जब दोनों इनपुट्स सेम होती हैं तो ये जीरो प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अल्टरनेट इनपुट्स होती हैं तो उस वक्त ये वन जनरेट करता है। जो नॉट ऑपरेशन है, नॉट ऑपरेशन आपका सिर्फ और सिर्फ जो भी इनपुट इसे दी जाती है ये उसे रिवर्स कर देता है। यानी अगर आप वन देंगे तो ये उसे जीरो कर देगा, और अगर आप जीरो देंगे तो ये उसे वन कर देगा जी। एक्सऑर के टेबल को और नॉट के टेबल को ये दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है जी कि एक्सऑर को डिफाइन करें तो आपने एक्सऑर को डिफाइन करना होगा और उसके साथ साथ फिर आपने उसका ट्रुथ टेबल जो है वो बनाकर दिखाना होगा, तब जाकर आपका जो है ना वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और ट्रुथ टेबल बनाना बिल्कुल से ठीक है जी, 0 0 लिख देंगे और उसके बाद आप उसके आगे आउटपुट लिख दें जी। बिल्कुल जी, जो लोग इंटर में मैथ जो जो लोग आईसीएस में या इंटर में अपने जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है उनके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल सेम है जी और इजी कॉन्सेप्ट है जी। उसके बाद ये कंबाइंड टेबल के अंदर ए और बी की वैल्यू दी गई है, और उसके बाद एंड के साथ क्या जवाब आएगा, और के साथ क्या जवाब आएगा, एक्स और के साथ क्या आएगा, ये एक एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करके दिखाई गई है। और सिंपली आपको वैल्यूज दे के आपसे ये भी कहा जा सकता है कि इसके ऊपर एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करके दिखाएं। किसी भी हवाले से आपको एंड और या नॉट या एक्स और ऑपरेशन के अलावा, मसलन पेपर में ये इस तरह का सवाल भी आ सकता है कि आपको दो वैल्यूज दे दी जाएं। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, दो वैल्यूज आपको दे दी गई हैं और आपसे कहा जाए कि इसके ऊपर जो है वो एंड ऑपरेशन लगा कर दिखाएं। तो हम एंड इसके ऊपर लगा सकते हैं।
ये भी 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 0 0 0 0, ये 1 और ये भी 0 और ये भी 0, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप एक्सआर लगा के दिखा सकते हैं, नॉट लगा के दिखा सकते हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है जी। मॉड्यूल 13 जो है ये हेक्साडेसिमल नोटेशन है जी, ये थोड़ा ध्यान से आपने करना है जी। हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर्स जरूरी क्यों हैं, हेक्साडेसिमल नोटेशन क्या है, इसको समझने के लिए आप समझें ये बेस 16 का जो है ना वो नंबर सिस्टम है, यानी असास 16 का निज़ाम। जिस तरह बेस हमारे पास 10 का होता है, बेस 2 का होता है, इसी तरह ये बेस 16 है इस, और इसी तरह 2 ये चलते चलते 9 तक हमारे पास सिंबल यूज होते हैं। उसके बाद जो 10 है उसके लिए ए है, 11 के लिए बी है, इसी तरह 12 के लिए सी है, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई है, और 15 के लिए जो है वो हमारे पास एफ है। तो इस तरह ये टोटल जो डिजिट्स हमारे पास बन गए हैं वो 16 बने हैं, और जो मैक्सिमम वैल्यू है इसके अंदर वो एफ है विच इज इक्वल टू 15, और जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। ये टोटल करेक्टर्स हैं जिनको हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर की सूरत में ही कंप्यूटर में डाटा को जो है ना वो डिनोट किया जाता है। असल में जो प्रोसेसिंग होती है डाटा की सारी जो है वो बाइनरी में होती है, लेकिन इसकी जो ट्रांसक्राइबिंग होती है, यानी जितने भी आपके पास पैटर्न्स हम रीड करते हैं, राइट करते हैं, प्रोसेसर वो हेक्साडेसिमल की सूरत में करते हैं जी। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में जाने की एक वजह यह भी है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डायरेक्टली बाइनरी में तब्दील किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये टेबल आप याद कर लें कि जो हेक्साडेसिमल का 0 है ये 4 0 के बराबर है नंबर 1, तो बिट पैटर्न इसका ये है, 0 से लेकर एफ तक का ये बिट पैटर्न है, और ये सारे कोड इसके साथ जो है ना वो लिखे हुए हैं। अगर आप ये टेबल याद कर लेंगे तो इस टेबल को अब उसके बाद आप हेक्साडेसिमल को डायरेक्टली जो है वो बाइनरी में तब्दील कर सकते हैं जी। अच्छा, एक तरीका तो टेबल को याद करने का ये है कि आप इस टेबल को रट्टा लगा लें। दूसरा तरीका ये है कि आप उस नंबर को मैनुअली डिवीजन के मेथड के ज़रिए जो है वो तकसीम के ज़रिए आप चेंज कर सकते हैं बाइनरी में। जैसे ये ए आपके पास है तो आप इस ए को जो है वो चेंज कर सकते हैं, यानी ए जो होता है ये 10 होता है आपके पास, आप 10 को बीच में रखेंगे और 2 पे डिवाइड करके 2 5 ज़ा 10, ठीक है, और आपके पास 0 बचेगा। और इसी तरह आप 2 2 ज़ा हमारे पास 4 हो जाएगा और ये 1 बचेगा, और इसी तरह 2 1 ज़ा हो जाएगा और ये 0 बचेगा। तो आप देखें ये 1 0 1 0 के बराबर जो है ना वो हो जाएगा। आप इस तरह किसी भी नंबर को बाइनरी में करेंगे। अब आप 1 को करेंगे तो 1 का तो 1 होता है, लेकिन उसके साथ आपने लेफ्ट पे 3 जीरो जो है ना वो ऐड कर लेनी है। इसी तरह आप 6 को करेंगे तो 6 का आंसर आएगा 1 1 0, तो आपने ऑन लेफ्ट जो है वो एक बिट 0 की इसके अंदर ऐड कर लेनी है। ठीक है जी, तो इस तरह 7 तक जो है ये आपके पास 3 बिट के बनेंगे, और उसके बाद जो है ये आपके पास 4 बिट का नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा जी। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इनको जो है ना वो इस टेबल को ज़हन में रखें। अगर ये टेबल आपको याद हो गया तो उसके बाद हम डायरेक्टली हेक्साडेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में तब्दील कर सकते हैं जी। जी, तीसरा तरीका जो आप इसको याद कर सकते हैं वो तरीका हमारे पास ये होता है कि आप इनकी पोजीशन को याद कर लें। मसलन पहली पोजीशन 1 होती है, दूसरी पोजीशन 2 होती है, तीसरी 4 होती है, और चौथी जो है ये 8 होती है। यानी पहली बिट, जिस तरह डेसिमल सिस्टम में आपने पढ़ा था ना कि ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और हज़ार होता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर पहली पोजीशन को 1 कहते हैं, दूसरे की पोजीशन वैल्यू 2 होती है, तीसरी बिट की पोजीशन वैल्यू 8 होती है और 4 होती है, और चौथी की वैल्यू जो है ना वो 8 होती है। और ये भी कोई अपने पास से नहीं है, ये 2 की ताकत 0 है, ये 2 की ताकत 1 है, ये 2 की ताकत 2 है, और ये 2 की ताकत 3 है। अगर आप इस टेबल को याद कर लें और आपसे कोई कहता है जी कि 9 बनाएं, कि 9 का बाइनरी नंबर क्या होगा, तो वेरी सिंपल, आप ये देखें कि 8 और 1 को जमा करें तो 9 होता है। ठीक है, तो आप 8 के नीचे भी 1 लगा दें और 1 के नीचे भी 1 लगा दें, दोनों के नीचे 0 लगा दें,
तो ये इक्वल टू 9 हो जाएगा जी। अब आप देखें कि ये इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह आप देखें कोई आपसे कहता है जी कि 4 बनाएं जी, तो हम देख रहे हैं कि 4 तो इसमें मौजूद है, तो 4 को 1 कर दें और बाकी सारी जो बिट्स हैं इनको आप 0 कर दें, तो ये इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी आप इस टेबल को जो है वो मेमोराइज कर सकते हैं। अगर ये ट्रिक आप सीख लें तो फिर आपको ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली इस टेबल को जो है ना वो समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो एक तो आपने ये टेबल आपने समझ लिया। ये टेबल के बारे में अगर अब आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप चैट विंडो में पूछ सकते हैं। अब हम हेक्साडेसिमल में ये हमें एक नंबर दे दिया गया है और कहते हैं जी कि ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल के अंदर जो है ना वो आप चेंज करेंगे। तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है जी इसका। हमने करना क्या है कि इस नंबर को हमने चार चार पैटर्न्स के अंदर जो है ना वो चेंज कर लेना है जी, ठीक है। यहाँ से मैं दोबारा एनोटेट करता हूँ, राइट साइड से आप चार चार का जो है ना वो पेयर बना लें इसका, ठीक है। राइट साइड से आपने चार चार के पेयर बनाने हैं जी, ये ज़हन में रखना है आपने, लेफ्ट से आपने नहीं बनाने। ये चार चार के आप पेयर बनाते जाएं जी, ठीक है। और ये आपके पास 16 हो गए। अगर लेफ्ट पे 4 नहीं भी बचते तो उसके ऊपर आप 0 लगा लेंगे। अब ये चार चार के पैटर्न बन गए, आप डायरेक्टली आप इन्हें चेंज कर सकते हैं जी। अब आप देखें वैल्यूज को लिखें ज़रा, 1 2 4 और 8 है और नंबर आपके पास है पहले वाला 1 1 1 0, यानी 1 1 1 और 0। तो ये क्या बनेगा जी, 8 और जिनके नीचे 1 है उनको ऐड कर लें। 8 और 4 12, 12 और 2 कितना बना जी, 14 बना जी, 14। तो 14 के लिए हम लिखते हैं ई, तो आप देखें जी ये 14 के लिए आप ई लिख देंगे। उसके बाद आपके पास जो अगले चार नंबर हैं वो है 1 0 0 0। इसी टेबल के नीचे जब आप लिखेंगे 1 0 0 और 0, तो आप देखें सिर्फ 8 वाली बिट ऑन है तो ये सिंपल 8 बन जाएगा और ये देखें यहाँ पर 8 लिखा गया। उससे आगे जो है वो है 0 1 0 1, हम इसी के नीचे लिखेंगे 0 1 और यहाँ पर भी 0 1 लिखेंगे। तो अब आप देखें ये 1 जो है ये 4 वाला ऑन है और उधर से हमारे पास जो है वो 1 वाला ऑन है, तो 4 और 1 5 बने, तो ये हमारे पास 5 बन गया। अगला पैटर्न भी 0 1 0 1 है, ये 5 बन गया। उसके बाद 0 0 1 है तो ये सिंपल 1 के इक्वल है और 0 1 1 1, ये अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 0 1 1 1, तो अब आप देखें ये 3 1 है तो 4 जमा 2 जमा 1 ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो है ना ये 7 के अंदर जो है ना वो तब्दील हो गया जी, ठीक है जी। तो इस तरह आप इन इन पैटर्न्स को जो है वो 1 2 4 8 के टेबल के साथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये आपको मिड में भी आएंगे और आपको इस तरह की असाइनमेंट्स भी आ सकती हैं जी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएं जी। अब ये हेक्साडेसिमल वाला हमारा ख़त्म हो गया। इसी तरह कोई भी नंबर आपको दिया जा सकता है और आप उसे चेंज कर सकते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, और इसी तरह कोई भी नंबर आपको दिया जा सकता है बाइनरी का जिसे आपने चेंज करना होगा हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है जी। कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पर करके देख सकते हैं। मसलन मैं आपको कहता हूँ A01 F जो है इसको अब आप बाइनरी में चेंज करें, तो हमें पता है कि A जो है वो 10 के बराबर होता है, तो 10 बनता है 1010। 0 जो है ये 0000 के बराबर होता है। 1 जो है ये 0001 के बराबर होता है। फिर जो 1 है वो 0001 के बराबर होता है और जो f होता है ये 4 दफ़ा 1 के बराबर होता है। तो चूंकि मुझे ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, आप जाहिर है जब एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो देख सकते हैं जी और इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह ये बिट पैटर्न दिया हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बिट पैटर्न आपको इस तरह करके दिया जाता है, ठीक है। अब आपने इसको राइट साइड से 4 4 में तब्दील करना है। अब आपने ये देखें ये 4 4 किए, ये वाला 4 नहीं बचा, तो इसके लेफ्ट पे आपने 2 ऐड कर लेने हैं खुद से, क्योंकि लेफ्ट पे ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप इनको चेंज कर लेंगे जी, ठीक है। ये वाला जो है ये जो नीचे वाला 0 1 0 है ये 2 के बराबर है और अगले तीनों कुदरती जो हैं वो A बने हैं। ये भी A है और ये भी A है और ये भी जो है वो A है। तो इस तरह ये नंबर हमारे पास 2 ट्रिपल A के बराबर बनेगा हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है जी। मेरा ख्याल है काफ़ी सारी एग्जांपल्स मैंने कर दी हैं, तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जी। नेक्स्ट मॉड्यूल जो है ये हमारा मेमोरी के हवाले से है जी कि कंप्यूटर के अंदर
जो डाटा स्टोर किया जाता है वो दो तरह से स्टोर किया जाता है, एक आर्जी तौर पर स्टोर किया जाता है और एक मुस्तकिल तौर पर स्टोर किया जाता है। आर्जी तौर पर जिस मेमोरी में डाटा स्टोर किया जाता है उसे रैम या रोम का नाम दिया जाता है और इसे हम मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है जी, मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास जो पुर्जा यूज होता है, यहाँ पे जो सर्किट मेमोरी को बनाने के लिए यूज होता है, सिर्फ आपने उसका नाम याद करना है जी। उस सर्किट को फ्लिप फ्लॉप कहते हैं और फ्लिप फ्लॉप जो है वो आपके सामने मौजूद है। फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास ये नॉट का गेट भी यूज हो रहा है, ये एंड का गेट भी यूज हो रहा है और का गेट भी यूज हो रहा है। इस तरह ये गेट यूज करके दो इनपुट्स के साथ जो है वो एक फ्लिप फ्लॉप बनाया जाता है। फ्लिप फ्लॉप के बारे में अगर लिखा जाए, पेपर में सवाल आ जाए कि व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, तो आपने यही लिखना है कि फ्लिप फ्लॉप वो सर्किट है जो मेन मेमोरी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिंगल बिट डाटा को स्टोर करने की सलाहियत रखता है। यानी एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर या तो आप 0 स्टोर कर सकते हैं या आप 1 स्टोर कर सकते हैं। तो आपकी जो मेमोरी होती है वो इन्हीं फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से ही बनी होती है और हजारों लाखों करोड़ों फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो आपकी मेमोरी के अंदर मौजूद होते हैं जी। जी, तो प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास रैम और रोम आएगा, सेकेंडरी मेमोरी भी आगे हमारे पास आ जाएगी। मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन ये हम CS 101 पढ़ रहे हैं जी, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी ये कोर्स है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इन डिटेल जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत डिटेल में मेमोरी को पढ़ना है आगे जाके दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर, और जो नॉन कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं जैसे जोलॉजी वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, लेकिन उनका 101 है, तो उनके लिए बस इतनी इतनी इंफॉर्मेशन ही उन्होंने इन हैंडआउट्स के अंदर या उनके लिए ज़रूरी है जी। मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन ये है जी कि इसके अंदर 8-8 बिट के यूनिट बनाए जाते हैं जिसे बाइट कहा जाता है और इन 8-8 बाइट्स को आप देखें कि हंड्रेड्स ऑफ सेल्स जो हैं उनके अंदर मेमोरी को अरेंज किया जाता है। एक 8 बिट का जो डाटा होता है उसकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि उसके अंदर ये देखें, ये 8 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके क्या नाम होते हैं ज़रा देख लें। जो एक आपकी मेमोरी एट एक बाइट होती है, यानी जो एक यूनिट होता है आपकी मेमोरी का जिसके अंदर जाके आपका डाटा स्टोर होता है, उसकी जो राइट साइड होती है उसे हम लोअर ऑर्डर कहते हैं, लोअर एंड कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड होती है उसे हम हाई ऑर्डर एंड कहते हैं। उसकी जो सबसे राइट वाली बिट होती है इसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है और जो बिल्कुल लेफ्ट वाली बिट होती है इसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का नाम देते हैं। ये छोटा सा स्ट्रक्चर और ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए कि जी लोअर ऑर्डर एंड कौन सा होता है किसी भी बाइट के अंदर। जो उसकी राइट वाला पोर्शन होता है, राइट मोस्ट जो होती हैं बिट्स, वो लोअर ऑर्डर एंड कहलाती हैं और जो लेफ्ट मोस्ट पे बिट्स होती हैं वो उसकी राइट ऑर्डर हाई ऑर्डर एंड कहलाती हैं। और जो राइटेस्ट बिट जो होती है किसी भी बाइट के अंदर उसे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं और जो लेफ्टेस्ट बिट होती है वो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। उसके बाद आप देखें जी कि हर मेमोरी एड्रेस जितने भी सेल होंगे एक मेमोरी में, अगर उसमें करोड़ों और अरबों सेल भी हैं तो हर सेल का एक इंडिविजुअल यूनिक नेम दिया जाता है जिसे मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। यानी आपकी रैम अगर 4 GB की है तो 4 GB को अगर आप कन्वर्ट करें तो 4 को आप मल्टीप्लाई करें 1024 से तो ये MB बनेंगे, फिर 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये KB बनेंगे, फिर जाके 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जाके ये बाइट्स बनेगी। यानी इतनी बाइट्स जो हैं वो 4 GB मेमोरी के अंदर मौजूद होती हैं। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बाइट्स भी अगर किसी की मेमोरी है, रैम है, तो उसके लिए भी हर मेमोरी का अलहदा से एड्रेस होगा। ये बड़ी खूबसूरत डायग्राम बना के दिखाई गई है कि ये सारे सेल्स हैं जैसे ड्रायर है और हर सेल का अपना अपना नाम दिया गया है कि ये तमाम के एड्रेसेस जो है ना वो मौजूद होते हैं। ठीक है जी, तो ये जो मेमोरी है ये हमारे पास रैम कहलाती है। रैम किस तरह काम करती है और किस तरह से ये हम इसके अंदर हमारे पास मज़ीद वैल्यूज़ हम ऐड कर सकते हैं, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है वो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज का जो हमारा जूम सेशन है 40 मिनट का था और उसका टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है जी। ठीक है जी,
थैंक यू वेरी मच जी। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वो सारी चीज़ें जो है वो मेंशन कर दी हैं जी।